चलो जिंदगी के सफर को एक नया मोड़ देते हैं। चलो जिंदगी के सफर को एक नया मोड़ देते हैं। जो हमें ना समझे उन्हें समझाना छोड़ देते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राज सर स्वागत करता हूं आपका एग्जाम टाइम के इस महा सीरीज में। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग पर बजरंगबली की कृपा बनी रहे। आप सभी लोग अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हों। आप सभी लोग अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हों, इसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है एग्जाम टाइम। डियर फ्रेंड्स, एग्जाम टाइम का ये 10th सीरीज है। इसके पहले हमने 9th सीरीज कर लिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन वीडियो को जाके एक बार जरूर देख लें। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखते हैं तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो सब खत्म होने से पहले आप क्या करना है, उसको एक बार जाके जरूर चेक कर लेना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, आज का जो सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज की सीरीज में हम क्लास 10 का जो मैथ है और मैथ का जो मॉडल पेपर है उसी मॉडल पेपर के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की सीरीज में जितना क्वेश्चन बताएंगे वो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन होता है वो आपका बहुविकल्पी वाला होता है। तो बहुविकल्पी में देखिए पहला प्रश्न है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का युग्मक है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका आंसर सही है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 ही क्यों सही है। देखिए, जब भी आपका कहता है सअभाज्य संख्याओं का युग्मक, ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर अगर उभयनिष्ठ, दोनों में जो कॉमन हो रहा है, कॉमन होता है उसी को कहता है उभयनिष्ठ। अगर उभयनिष्ठ 1 आएगा तो वही क्या होगा, सअभाज्य होगा। अगर 1 से अधिक आ रहा है तो वो ऑप्शन गलत होगा। तो इनका क्या करते हैं हम, इसका गुणनखंड करते हैं। तो देखिए, जब 18 का गुणनखंड करेंगे ना, तो 18 का जब गुणनखंड करें तो क्या आएगा आपका 1, 2, फिर आपका ये कटेगा 3 से, फिर कटेगा 3 से, ठीक है। अब देखिए, इसमें 3 तरीका 9 और 9 दूनी 18। अब 25 है ना, 25 का करिए। 25 का जब गुणनखंड करें तो ये 1 से, फिर आपका 5 से, फिर 5 से। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो दोनों में केवल एक ही कॉमन है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। ध्यान में रखिएगा, जब सअभाज्य कहेगा तो सअभाज्य का मतलब क्या होता है, उसमें जो उभयनिष्ठ है उसमें जो कॉमन है वो 1 होना चाहिए, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। इन सब का आप क्या करेंगे, जब गुणनखंड करेंगे ना तो उसका उभयनिष्ठ 1 से अधिक आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, सही है। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल। अब देखिए, आपको पढ़ाया गया होगा मूलों का गुणनखंड, ठीक है, सॉरी गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल आप जानते हैं क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है c/a। अब देखिए इसमें c क्या होगा, c आप जानते हैं जो क्या होता है, जिसमें x का टर्म नहीं होता है, ठीक है। तो यहां देखिए इसमें x का टर्म है, इसमें भी है, तो इसमें कोई ऐसा टर्म है ही नहीं जिसमें x का टर्म ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे c क्या है, 0 है। जब कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0, तो ऊपर 0। ये देखिए a क्या होता है, x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना है, 3, तो ये हो गया 3। जब इसमें इससे भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन में कहीं 0 है क्या, यानी ऑप्शन नंबर 1, इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या आपका सही है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ग, ये कह रहा है कि cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान है। इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला आता है। एक फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम पहले लिखते हैं इस फॉर्मूले को कि cos क्या हो, x प्लस y हो, तो इसका फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस sin x sin y, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, ये जो 60 डिग्री है इसको मान लीजिए आप x, इसको मान लीजिए sin, सॉरी ये जो 30 डिग्री इसको मान लीजिए y। अब जरा क्या करिए, इसको इससे कंपेयर करके देखिए यहाँ पे x है, x के जगह पे हम क्या माने हैं 60। तो फिर देखिए cos है तो cos है, x की जगह पे 60, फिर cos है तो cos है, इसमें y है, y की जगह पे हम क्या माने हैं 30 डिग्री। फिर देखिए माइनस है तो माइनस है, साइन है तो साइन है,
x आप क्या माने 60 डिग्री, तो देखिए ये आपका x की जगह पे क्या है 60 डिग्री, फिर साइन है y है, y की जगह आप 30 डिग्री माने हैं, यानी ये जो है ना ये जो है इस रूप का है, तो आप क्या कर सकते हैं इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा cos x की जगह कितना आपका 60 डिग्री प्लस y की जगह पे है 30 डिग्री। देखिए 60 और 30 ये हो जाएगा आपका 90, ये हो जाएगा cos 90, और cos 90 का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है 0 होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो पहला है वो आपका सही है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए, न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने गुनहगार हो गए। वाओ, ब्यूटीफुल। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि, यानी दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इनकी गुण ये होता है कि उनके संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा उपरोक्त में से दोनों, यानी ये जो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा है ये दोनों सही है, और दोनों में कौन सा आ रहा है ऑप्शन तीसरा, ये उपरोक्त में से दोनों, ये ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो इसका मतलब यह है कि उसके संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात दोनों क्या होता है बराबर होता है। अगला जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ये आपका ऑप्शन 4 दिया गया है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर जो चौथा है मानक विचलन, ये ऑप्शन इसका सही है। मानक विचलन जो होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक, यानी दो बिंदु है उसके निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 है, ठीक है। आगे कह रहा है कि इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु, अब मध्य बिंदु निकालने के लिए एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। मध्य बिंदु निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बता देते हैं। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2, ये होता है। तो इसमें ये पहले बिंदु आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका x1, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला में इसमें लाके आप रखिए। देखिए x1 का वैल्यू कितना है आपका -8 है, तो x1 की जगह पे क्या रखेंगे आप -8 रखेंगे, प्लस है तो यहाँ पे लिखिए प्लस। x2 का वैल्यू देखिए कितना है यहाँ पे, सुनिए यहाँ पे 1 लिख दिया क्या, यहाँ पे होगा 2, सॉरी ये तो ठीक ही है, यहाँ पे तो लिखे ही है x2 का वैल्यू कितना है 0 है, तो यहाँ लिख देंगे 0 अपान 2। देखिए -8 में से आप क्या करेंगे 0 को घटाएंगे तो ये आपका आएगा -8 अपान 2, तो 2 का टेबल पड़े कितना बार में 8, तो ये हो जाएगा आपका 4 बार में, यानी x का वैल्यू आ गया -4। ऐसे ही आप y का निकालिए, तो y को निकालने के लिए फार्मूला y बराबर y1 प्लस y2 अपान 2, तो y1 का वैल्यू कितना है आपका यहाँ देखिए 0, यहाँ लिख देंगे 0 प्लस y2 का वैल्यू कितना है आपका -8 है, यहाँ लिख देंगे -8 अपान 2। ये देखिए इसमें इसको जब सॉल्व करें तो ये -8 अपान 2, ठीक है। तो ये देखिए 2 का टेबल पर कितना बार में 8, तो ये बार में आएगा ये आपका 4 बार में आएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया -4, तो y का वैल्यू कितना आ गया -4, ठीक है, यहाँ पे -4। तो मध्य बिंदु यानी x और y दोनों का वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम लिख दें x, y, इसका वैल्यू भी आया -4, इसका वैल्यू भी आया -4, तो ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हम तीसरे को टिक कर देंगे, ठीक है। देखो जो उम्र हमारे पढ़ाई करने की होती है वही उम्र हमारे प्यार करने की भी हो जाती है, यह समस्या है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस प्यार को अपनी शक्ति बनाते हैं, अपनी ताकत बनाते हैं या कमजोरी, ये आप पे निर्भर करता है। आप चाहें तो उसे अपने पैरों की बेड़ियां बनाएं या अपनी ताकत, यह आप पे निर्भर करता है।
तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने प्रश्नों को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जितना भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है, करना ही करना है। तो इसमें दूसरे में जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 की व्युत्कर ज्ञात कीजिए, यानी आप इसमें क्या करना है, आपको व्युत्कर ज्ञात करना है। आगे क्वेश्चन इसी में क्या कर रहा है, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, पहले इसमें व्युत्कर ज्ञात करते हैं। व्युत्कर को हम डी से इसको प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, व्युत्कर को हम किससे लिखते हैं, डी से। डी बराबर आपको क्या करना है, निकालना है। अब ये जो इक्वेशन दिया गया है उसको लिख लेते हैं, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आपको द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण आपको याद होगा, उसको भी लिख लीजिए। तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से तुलना करना है। तो यहाँ पे आपको लिख लीजिएगा, क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से तुलना करने पर। तो देखिए जब तुलना करेंगे तो यहाँ देखिए x² का गुणांक कितना है, a है। यहाँ देखिए x² का गुणांक कितना है, 2 है, तो a का वैल्यू कितना गया, 2। ऐसे यहाँ देखिए x का गुणांक कितना है, b है। यहाँ देखिए x का गुणांक आपका कितना है, -4 है, तो यहाँ देंगे -4। c जिसमें x का टर्म नहीं तो किसमें नहीं है, तो 3 में नहीं है। ठीक है, तो ये abc का वैल्यू निकल गया। अब आप जानते हैं चूंकि d बराबर ये होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो वैल्यू निकाले हैं इसमें लाके हम रख देते हैं। तो यहाँ देखिए b का वैल्यू कितना आपका -4, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, कौन साइन है, माइनस, तो -4 है तो 4, a है, a का वैल्यू आपका 2 है, c है, c का वैल्यू आपका 3 है। ठीक है, अब आप 4 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 16। ये देखिए माइनस है तो माइनस, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, तो ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसमें से इसको घटाइए, 24 में से 16 गया तो ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, अब ये बड़ा है तो इसका कौन सा है, माइनस है तो -8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको विविधकर कर रहा था, विविधकर का वैल्यू कितना गया, -8 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे जो d का वैल्यू -8 आया है तो ये क्या निगेटिव है, निगेटिव है, तो इसका जो प्रकृति होगा वो क्या होगा, आभासी होगा। क्या होगा, आभासी होगा, ये वास्तविक नहीं होगा। अगर ये वास्तविक कब होता, जब इसका वैल्यू d का वैल्यू क्या होता, पॉजिटिव में आता है। तो ये निगेटिव में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका वास्तविक हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, ये काल्पनिक होगा। तो यहां लिख देंगे क्या, मूलों की प्रकृति क्या है, काल्पनिक है। तो मूलों की प्रकृति क्या है, काल्पनिक है। बस ये हो गया आपका आंसर। Okay. देखो सारे क्वेश्चन को आप सीरियल वाइज देख रहे हो ना, अरे कहना क्या चाहते हो? सीरियल वाइज देखोगे तभी जो है कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं कि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन a और सेक a का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या हो जाए, वीडियो हमारा शॉर्ट, देखो क्वेश्चन को सारे, देखो क्वेश्चन को पैटर्न वाइज देख रहे हो ना, बोलो हाँ। देखिए अगर पैटर्न वाइज नहीं देखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो चलिए क्या करते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो चलिए क्या करते हैं, देखिए इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हम क्वेश्चन को अब क्या कर दिए हैं, पहले से ही सॉल्व कर दिए हैं। इसको हम समझा देते हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, 15 cot a बराबर 8 दिया। अब देखिए 15 यहाँ पे गुणे में इधर जाए क्या जाएगा, भगे में हो जाएगा। तो देखिए भगे में हो गया। अब cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। इसमें देखिए आपका क्या नहीं दिया है,
कर्ण नहीं दिया है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कर्ण निकालना है। अब इसी चीज को हम क्या किए हैं, एक समकोण त्रिभुज में दिखा दिए हैं। तो जहां पे कोण बनता है उसके सामने वाला लंब, तो लंब का वैल्यू यहाँ पे 15 और ये नीचे वाला आपका आधार, ये आपका कर्ण। यहाँ पे देखिए आप 90 डिग्री का कोण बना है, तो जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसके ठीक सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण आपको निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम भैया को यहाँ पे हम लेके आए हैं। ये कहते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, इस फार्मूले को लिख दिया है। अब देखिए लंब और आधार दोनों का वैल्यू यहाँ पे दिया है, इसी चीज को यहाँ पे भर दिया गया है। लंब के जगह पे कितना है आपका, देखिए लंब के जगह पे 15, आधार के जगह पे 8, इसी चीज को रख दिया गया है। अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 225, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 200 कितना 289, 289। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो स्क्वायर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा आपका रूट। 289 का स्क्वायर रूट होता है आपका 17, यानी कर्ण का वैल्यू कितना आ गया 17। अब आपको क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। तो साइन ए यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का वैल्यू आपका यहाँ देखिए कितना है 15, तो यहाँ पर रख दिया है 15। अब कर्ण हम आप निकाले हैं, देखिए यहाँ पे, तो कर्ण के जगह पर रख दिए हैं क्या 17। ये हमारा आंसर हो गया, साइन ए का वैल्यू 15/17। अब यहाँ देखिए सेक ए बराबर आप जानते हैं कर्ण बटे आधार। कर्ण हम निकाले हैं 17, आधार आप यहां से देख लीजिए कितना है 8 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यदि किसी बंटन का माध्य 16, यानी माध्य कितना दिया आपका 16 दिया है, और बहुलक कितना है 13 है बहुलक, ठीक है, हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या करना है, बंटन की माध्यिका ज्ञात करना है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, बहुलक, माध्य और माध्यिका में रिलेशन का फार्मूला। ठीक है, तो ये होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये आपका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले में लाके भरिए। तो देखिए बहुलक कितना दिया है, यहाँ पे देखिए बहुलक दिया आपका 13, तो इस बहुलक के पर रख देंगे 13। 3 है तो 3 गुणे है तो गुणे माध्यिका तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि आपको निकालना है। माइनस तो माइनस, 2 है तो 2। अब ये देखिए क्या है, माध्यक कितना दिया है आपका, यहाँ देखिए माध्यक दिया है आपका 16, तो यहाँ पर दिया है 16। यहाँ देखिए 16 दूना 32, ये -32 से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +32। ठीक है, अब ये दोनों बच गया तो इसको वैसे ही उतार देना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। ठीक है, और इसको ऐसे ही उतारते आना है। अब देखिए 3 का टेबल पढ़िए, तो 3 का टेबल में कितने बार में 45 आएगा, तो ये आएगा आपका 15 बार में। तो यानी माध्यिका कितना आ गया 15। ये आपका आंसर हो गया। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। यानी सारे के सारे जो प्रश्न है इसमें भी क्या करना है आपको, सारे के सारे प्रश्न हल करना है। तो देखिए जो पहला प्रश्न है ना, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही कंपलसरी है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि आपका √3 ही दे। कई जगह आप देखेंगे √5 दे दिया होगा, √7 दे दिया होगा, या √2 दे दिया होगा। ठीक है, लेकिन इसी टाइप का होगा। जैसे ये सॉल्व होता है बिल्कुल वैसे ही ये सब भी सॉल्व होता है। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन है ना, हम इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसको हम पिछले वीडियो में यानी प्रीवियस वीडियो में हम इसको सॉल्व करा दिए हैं, जिसका लिंक हमने बताया है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो एग्जाम टाइम का पहला या दूसरा सीरीज था, उसी में इसका सॉल्यूशन है। अगर फिर भी आपको ढूंढने में क्या होता है, तकलीफ आती है, दिक्कत होता है, या आप नहीं ढूंढ पाते हैं, तो आप प्लीज नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई जो है हम वहां पे आपको जरूर देंगे। तो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी के का क्या करना है आपको, ये जो इक्वेशन दिया गया है इसमें के का वैल्यू क्या होगा ये क्या करना है आपको निकालना है। आगे कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए आप आपके बुक में ना एक टेबल है, टेबल नंबर 3.4, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में एक टेबल है, कौन सा टेबल है 3.4।
उसमें आपका तीन कंडीशन आता है, ठीक है। इसमें एक कंडीशन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ये कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अनेक हल के लिए a1/a2 जो होता है वो बराबर होता है b1/b2 को, ठीक है। इसको आप छोड़िए, अभी थोड़ी देर के लिए छोड़िए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें ये क्या आपका इधर है, ये आपका 2 जो है प्लस में इधर है क्या जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिए हैं। ये भी प्लस में इधर आया तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये देखिए इधर आके माइनस हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन हम अपने पास से लिखते हैं। ये आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये इक्वेशन 3 और 4 हो गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण जो एक है उसको समीकरण 3 से और समीकरण जो 2 है उसको समीकरण 4 से आपको तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू निकालना है, जो कि हम यहाँ पे निकाल दिए हैं, ठीक है। एक हम समझा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में देखेंगे तो x का गुणांक क्या है, k है, तो यहाँ पर रख दिया k। यहाँ देखिए समीकरण 3 में x का गुणांक क्या है, a है, तो a जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो y का गुणांक b1 है, इसमें देखेंगे तो y का गुणांक क्या है 2 है, तो ये देखिए b1 का वैल्यू कितना आ गया 2। अब यहाँ देखिए c1 यानी जिसमें x y का टर्म नहीं, तो इसमें देखिए x y का टर्म ये आपका -2 है, तो ये आपका -2। बिल्कुल ऐसे इसको भी करना है। अब आप लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है, a1/a2 जो होता है वो बराबर होता है b1/b2 के लिए, ठीक है। अब देखिए a1 का वैल्यू आपका k, यहाँ पे देखिए k रखते हैं, a2 का वैल्यू है 8, तो यहाँ पर रखते हैं 8। b1 का वैल्यू, यहाँ देखिए b1 का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 रखते हैं। b2 का वैल्यू आपका k है, तो यहाँ पर रखते हैं k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो k में k का करें तो k स्क्वायर 8 दूना 16। अब इधर से स्क्वायर का अंदर आ जाएगा रूट, देखिए रूट आ गया है। 16 का वर्गमूल होता है +-4। ये आपका आंसर हो गया, k का वैल्यू कितना आ गया +-4 आ गया। देखिए इसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं जिसको एक वीडियो में ला पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बड़ा इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें हम सॉल्व भी कर रहे हैं और क्वेश्चन भी बता रहे हैं। क्वेश्चन बताने के साथ साथ सारे क्वेश्चन को एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो वीडियो आप समझ सकते हैं बड़ा हो सकता है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक वीडियो में ला पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।